हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास केमिस्ट्री के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक वलगति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करके आज के इस वीडियो लेक्चर में दिखाने वाले हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 4, ठीक है। नाम है बच्चे इसका केमिकल काइनेटिक, हिंदी में बच्चों इसको बोला जाता है रासायनिक वलगति, ठीक है। और साथ में लिखा देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में, यानी लेसन नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक वलगति का बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस है सारा का सारा बच्चों हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में नोट्स बना करके सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। इसलिए वीडियो लेक्चर को बच्चों आप पूरा जरूर देखें। देखिए जब नोट्स आप देखेंगे तो आपको ये देख करके पता चलेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिख करके आना होता है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देते हैं। ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसकी लैंग्वेज को समझते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार है, अभिक्रिया वेग से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाऊंगा। पहले देखिए हेडलाइन आएंगे अभिक्रिया वेग। देखिए एकांक समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। यानी बहुत शॉर्ट मैंने डेफिनेशन ये लिखी है, ठीक है। अब चल इसके हम थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं, इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हमें कोई केमिकल रिएक्शन करानी होती है तो हमें सबसे पहले उसकी क्या लेना होता है, हमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट लेने होते हैं, ठीक है। और जब वो अभिक्रिया टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें उत्पाद यानी प्रोडक्ट मिलता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने एक नॉर्मल अभिक्रिया ली है जहाँ आर का मतलब बच्चों किसका, रिएक्टेंट यानी अभिकारक से है, और पी का मतलब बच्चों प्रोडक्ट यानी उत्पाद से है, ठीक है। अब जैसे जैसे कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, आगे बढ़ेगी तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। और एक कंडीशन बच्चों ऐसी आएगी जब ये रिएक्टेंट पूरा उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी बच्चों, स्टॉप हो जाएगी यानी अभिक्रिया रुक जाएगी, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग का मतलब बच्चों ये होता है कि पर सेकंड किसी अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में कितना चेंजेस हो रहा है, उसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग जब ये अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और जब बच्चों हम इनके लिए अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके आगे देखिए माइनस का साइन लगाते हैं। ये माइनस का साइन बच्चों इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें ये माइनस इस बात का संकेत देता है कि टाइम के अकॉर्डिंग इसकी सांद्रता में बच्चों कमी हो रही है। और इसके लिए देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए जो मैंने प्रोडक्ट के लिए यानी उत्पाद के लिए जो हमने अभिक्रिया वेग लिखा है यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये इस प्लस साइन बच्चे इस बात को दर्शा रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि बच्चों रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी सांद्रता में कमी आएगी। इसलिए बच्चों इसके अभिक्रिया वेग को जब लिखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जब हम उत्पाद के अभिक्रिया वेग को लिखते हैं तो उसका आगे हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। जहाँ डेल्टा आर का मतलब है कि डेल्टा टी समय में कितना अमाउंट इसका उत्पाद से मतलब अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो प्लस माइनस साइन का आपको मतलब पता चल गया। प्लस माइनस का मतलब बच्चों यही है कि माइनस इस बात का शो कर रहा है इस बात को कि टाइम के अकॉर्डिंग आर की सांद्रता में कमी आएगी और टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है इसकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बच्चों हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पहला कारक हमने लिखा है बच्चों सांद्रण का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर ठीक है अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन आप करा रहे हैं जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप अभिकारक को लेंगे, ठीक है, तो उसका अभिक्रिया वेग उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि बच्चों जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक अणुओं में क्या होती है बच्चों, टक्करें होती हैं। तो जब अभिकारक अणुओं में टक्करें होती हैं तो टक्कर होने के फलस्वरूप बच्चों क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो अभिकारक जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टक्करें होंगी, और उतनी ज़्यादा जब टक्करें होंगी उतनी ज़्यादा आपको बच्चों उत्पाद मिलेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख भी रखा है, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, यानी जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतनी ज़्यादा बच्चों अभिक्रिया वेग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या देखिए।
देखिए आगे देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा बच्चों ताप का प्रभाव। देखिए अब स्टैंड आप लिखने का मेथड भी समझें, आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी को कैसे फिल करना है वो भी आपको समझना है। समझ में आ रहा है आप लोगों में? देखिए ऐसे आप कॉपी को लिख कर आएंगे तो आपको एग्जामिनर बच्चों खुश होकर बहुत अच्छा नंबर देंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा है बच्चों ताप का प्रभाव। क्या देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, और ये देखा गया है किसी अभिक्रिया के वेग में, ठीक है, अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की अगर वृद्धि कर दी जाए तो उसका जो वेग होता है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा बच्चों ऐसा इसलिए होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं अभिक्रिया का, ठीक है, तो होता ये है कि अभिकारक अणुओं को एनर्जी मिल जाती है, और जब एनर्जी मिल जाती है तो उनकी टक्करें जो होती हैं पहले से ज़्यादा होने लगती हैं, जिससे उत्पाद ज़्यादा तेजी से बनने लगता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ वही बात मैंने यहाँ लिख करके दिखाइए, ऐसे इसको आपको नोट्स में अपने कॉपी में लिख करके आना होगा। ठीक है, चलिए को तीसरा इसका कारण बच्चों के देखिए दाब का प्रभाव। तीसरा कारक में लिखा दाब का प्रभाव। क्या देखिए, अभिकारक अणुओं पर दाब डालने से अणु परस्पर निकट आ जाते हैं क्योंकि उनका आयतन घट जाता है, जिससे प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल आपको देख करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए किसी बैलून को आप समझिए, गुब्बारे को समझिए, उसके अंदर मान लीजिए गैसें भर दी आपने 2, ठीक है, चाहे हीलियम और हाइड्रोजन मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप गुब्बारे को दबाएंगे तो गुब्बारे को दबाने में उसका क्या, गुब्बारे का आयतन कम हो जाएगा। जब आयतन कम होगा बच्चों तो उनके गैसों के जो मोलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आएंगे तो टक्करें फिर ज़्यादा हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों में? तो जैसे टक्कर ज़्यादा होंगी तो उतनी ज़्यादा तेजी से अभिकारक बनने लगेगा। तो यहाँ वही बात यहाँ पे लिख करके दिखाइए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों आप लोग क्वेश्चन मिल जाएगा देखने, या तो क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम बारी बारी समझते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए हेडिंग लाएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। डेफिनेशन क्या देगा उसको समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है बच्चों H2 गैसीय फॉर्म, Cl2 गैसीय फॉर्म, प्रेजेंटेशन रहती है प्रकाश की। ठीक है, H का मतलब होता है बच्चों वो एक फोटोन की ऊर्जा होती है H। ठीक है, और ये होता है बच्चों 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से 2HCl का जो बनना है बच्चों वो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे समझते हैं इस चीज़ को। देखिए अब देखिए, आप दूसरी अभिक्रिया का देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। एग्जाम्पल जरूर याद करके जान देखिए, एग्जाम्पल आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या देखिए, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता, देखो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एथिल, यह एथिल एसीटेट, इसकी जल से अभिक्रिया हो रही है, एथिल एसीटेट के द्वारा जल अपघटन हो रहा है। जब एथिल एसीटेट का बच्चों जल अपघटन होता है तो आपको क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है, और साथ में C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल मिलता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये जो रिएक्शन है बच्चों ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है देखिए, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझने क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, ये द्वितीय कोटि के, माफ कीजिएगा, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा? ठीक, चलिए, और इसमें जो सांद्रता चेंज होती है वो कहा ना कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें सांद्रता जो चेंज होती है वो एसिटिक एथिल ऐसी जो माफ कीजिएगा, इसकी सांद्रता, ये जो नाम है जो एथिल एसीटेट, इसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, और H2 की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि ये आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, और ये आपका एग्जाम्पल आपको मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कोई भी क्वेश्चन आए इसका एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्या कहा गया? देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, बच्चों अर्धायु काल को हम बच्चों टी हाफ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? अर्धायु काल को बच्चों में लिखते हैं टी हाफ से लिखते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो टी हाफ है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए देखिए मैं इसका सॉल्यूशन लगाता हूँ। तो देखिए बड़ा आसान सवाल है। देखिए तो देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन समझते हैं। स्टैंड देखिए, हेडिंग लगाएंगे। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित व्यक्त समीकरण जो होता है बच्चों वो ये होता है। देखिए सूत्र है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन ये होता है बच्चों, के बराबर होता है बच्चों, के बराबर 2.303 अपॉन टी होता है, और ये लॉग होता है बच्चों,
और ये log 10 होता है, ठीक है। और ये होता है बच्चों a अपॉन क्या होता है, a माइनस एक्स होता है, जहाँ बच्चों a जो होती है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा होती है, और जो a माइनस एक्स होती है अभिकारक की शेष मात्रा होती है, ठीक है। जहाँ k जो होता है बच्चों k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, ठीक है। और t है बच्चों समय, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। अब देखिए इन्हें कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, ठीक है। अर्धायु काल का मतलब टी की जगह हम टी हाफ लेने वाले हैं, ठीक है। और जो प्रारंभिक मात्रा तो ए ही रहेगी, लेकिन शेष मात्रा क्या रहेगी बच्चों, a/2 रहेगी। शेष मात्रा बच्चों कितनी रहेगी, a/2 हो जाएगी। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए समझे। देखो प्रारंभिक मात्रा तो हम पहले से देखिए ले हुए हैं, वो ए ही रहेगी। और शेष मात्रा जो रहेगी वो शेष मात्रा यानी जो a माइनस एक्स है उसकी जो वैल्यू रहेगी बच्चों कितना है, वो a/2 रहेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ये a/2 क्यों लिया जा रहा है बच्चों, a/2 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बच्चों जो अर्धायु काल होता है वो वह समय अंतराल होता है जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, ठीक है। तो जितने समय अभिकारक पहली सांद्रता का आधा रह जाता है उसी समय को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अर्धायु काल बोलते हैं। तो इस फार्मूले में बच्चों हम टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टी की जगह बच्चों हम टी हाफ लिखेंगे, ठीक है, टी हाफ, ठीक है। चलिए लगाते हैं देखिए फार्मूले में इस वैल्यू को। तो देखिए इस फार्मूला बनेगा बच्चों यहाँ के बराबर, ठीक है, 2.303, ठीक है। और ये टी हाफ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों log बेस 10, ठीक है। और ये ए का ये जो ए ही रहेगा, और जो a माइनस एक्स बच्चों इसका a/2 आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का आधा होना है ना इसको, तो ये a का हो जाएगा बच्चों a/2, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा अगर a है तो शेष मात्रा a/2 ही होगी। तो देखा a से बच्चों कट हो जाएगा, 2 आगे पहुंच जाएगा। तो बच्चों फार्मूला मिलेगा 2.303, और अपन में मिलेगा आपको बच्चों टी हाफ मिलेगा, और ये log बेस 10, और ये 2 देखो ये तो कट गया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो log 2 हो गया, ठीक है। बच्चों log बेस 10 2 का जो वैल्यू होता है मैं आपको बताता चलूँ, log बेस 10 2 का जो वैल्यू होता है वो तो 0.3010 होता है। ये वैल्यू आपको बच्चों याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जरा हम लगाते हैं वैल्यू को 2.303 अपॉन टी हाफ, ठीक है। और बच्चों ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 0.3010। देखिए इस टाइम जब इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे आप लोग, इसकी जब मल्टीप्लाई से कराएंगे, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे log बेस 10 2 का मैंने मान रखा है यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बस इसके मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये के बराबर जो आएगा बच्चों, ये गुणा करके 0.693, ठीक है। और भी आगे वैल्यू आती है, लेकिन फिलहाल हम इतना ही वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत वैल्यू जो होती है बहुत छोटी होती है ना, पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है। और अपन में क्या चल रहा है बच्चों, आपका ये टी हाफ चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, टी हाफ चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए टी हाफ को अगर मान निकालो टी हाफ का, तो देखिए टी हाफ का जब मान निकालेंगे बच्चों तो कुछ कंडीशन आपको मिलेगी ऐसे। टी हाफ बराबर हो जाएगा बच्चों 0.693 अपन क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा, ये के मिलेगा। अब देखिए इस टी हाफ इसके सूत्र में, इस सूत्र में आप लोग देखिए, ठीक है, इस सूत्र में देखो क्या ए आ रहा है, ए नहीं आ रहा। जो आपका फार्मूला स्टार्टिंग में ए लिया गया था, जो प्रारंभिक मात्रा थी ए, देखिए अब लास्ट में जो फार्मूला आया है क्या इसमें ए आ रहा, नहीं आ रहा है। तो यही मतलब होता है बच्चों कि मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है, ठीक है, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी स्टैंड, ठीक है। अच्छा तो ये क्वेश्चन था बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते हैं। बस इससे अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम इस लेसन से, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है, अर्धायु काल का 2 गुना हो जाता है। ये हमें सिद्ध करके दिखा रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ठीक है। लगाते हैं देखिए इसका भी सॉल्यूशन। तो देखिए पहले हम लिखेंगे अर्धायु काल की परिभाषा से जो अभी हमने पढ़ी है। तो देखिए अभी हमने सूत्र हमने ये पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा था अभी पढ़ा था बच्चों हमने के बराबर 0.693 अपॉन क्या पढ़ा था, टी हाफ पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, टी हाफ। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था ये समीकरण नंबर, इसको 1 कह दीजिए। देखिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये जो अभी देखिए हमने पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था ना, ये के बराबर 0.693 है और ये टी हाफ, वही समीकरण यहाँ से लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे और इसको समझते हैं हम चीज़। अच्छा अब देखिए हम इसका समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे। तो देखेंगे, देखिए पुनः देखें दोबारा से जो सूत्र लग रहा है इसके लिए, वो होता है बच्चों के बराबर होता है बच्चों 2.303 अपॉन क्या होता है, टी होता है, ठीक है। और ये होता है log बेस 10 होता है, और ये ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है।
तो अभिक्रिया देखिए कितनी पूर्ण हुई है, 75% पूर्ण हुई है, तो शेष कितनी रह जाएगी, 25% रह जाएगी। तो इसके सवालों को बच्चों हम ऐसे करते हैं, मान करके चलते हैं। तो ए बराबर तो मान लें बच्चों हम 100, तो ए माइनस एक्स जो हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 75। तो कितना बचेगा बच्चों, ये 25% अभिक्रिया बचेगी, कितनी बचेगी 25%, यानी शेष मात्रा कितनी बच्चों आपकी 25 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए यहाँ वैल्यू को लगा दीजिए। तो बच्चों के बराबर आएगा आपका 2.303 अपॉन टी, और ये हो जाएगा बच्चा आपका log बेस 10, और ये हो जाएगा ए को हमने कितना 100 माना, और ये माना बच्चा हमने ये कितना है देखो 25 आया, कितना बच्चों 25 आ गया। ठीक है, 25 चौका कितना हो जाएगा बच्चे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। देखिए 4 को लिख सकते हैं हम बच्चों 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 बच्चों आगे आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है बच्चों log m की पावर n होता है। तो बच्चों फार्मूला ये बनता है, ये जो पावर होती है ना, ये आगे हो जाती है n log m लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, n log m लिखा जाता है। तो ये जो पावर बच्चों आगे आएगी, तो ये के बराबर बनेगा बच्चों 2.303 अपन का बच्चे टी बचेगा, और मल्टीप्लाई में क्या 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये बच्चेगा गुणा में log बेस 10, और ये 2 बच जाएगा। देखिए बट 2 ये जो 2 ना आगे आ गया इसके, जैसे मैंने बताया ना कि m आगे आ जाता है पावर वाला। ठीक है, चलिए आगे इसको समझ लेते हैं। तो के बराबर बनेगा बच्चों आपका 2.303 अपॉन टी। ठीक है, और ये देखिए 2 की गुणा नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और ये जो log 2 आ रहा है log बेस 10, तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया, ये वैल्यू होती है 0.3010 के बराबर होती है। ठीक है, देखिए स्टैंड इसकी और इसकी जब आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं इन दोनों की, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वो कितना आता है वैल्यू, वो आता है बच्चों के बराबर 0.693 पीछे करा था हमने क्वेश्चन में, और ये टी हाफ टी, और ये मल्टीप्लाई 2 रह जाएगा। इसको बच्चों समीकरण 2 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में भी देखो बच्चे यहाँ के आ रहा है। ठीक है, पास में आ रही है, और समीकरण 2 को देख लीजिए बच्चों, इसमें भी क्या आ रहा है, के आ रहा है। बच्चों हम समीकरण 1 और 2 से चल जाते हैं, और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए समीकरण 1 व 2 से, चलिए यहाँ पे कर देते हैं इस चीज़ को, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो उतार लीजिए। समीकरण 1 में क्या चल रहा था, समीकरण 1 में था बच्चों देखो के को तो लिखना है 0.693 अपन में क्या था टी हाफ चल रहा था, देखिए यहाँ पे ये। ठीक है, समीकरण 1 में। अब समीकरण 2 को उतार लीजिए। समीकरण 2 में क्या चल रहा है बच्चों, समीकरण 2 में देखिए आया था अपने पास, ये क्या था 0.693 अपॉन इंटू में 2 भी चल रहा है, देखो यहाँ पे 2 चल रहा है ना, और अपने में क्या चल रहा है बच्चों, ये आपका ये चल रहा है आपका टी चल रहा है, क्या बच्चों टी चल रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ तो टी आ जाएगा, ये टी तो आपका बच्चों यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपका बच्चों ये टी हाफ ये 2 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये टी हाफ हो जाएगा। बस आपको यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये जो बच्चे समांतराल आया, ये आया है जब अभिक्रिया कितने होंगे बच्चों 75% हो गई है। तो ये 75% पूर्ण होने में जो लगा समय देखो, अर्ध आयु काल कितना बच्चों 2 गुना है, कितना है 2 गुना। बस यही आपको सिद्ध करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप इसका पूरा सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग था। ठीक है, पहले हमने इसका मेन फार्मूला लगाया था अर्ध आयु काल का। ठीक है, फिर हमने सामग्री वेग समीकरण लगा था ये दोबारा। ठीक है, वैल्यू में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फिट की, और फाइनली आंसर आपको बच्चों हमें ये मिला। तो आई होप को बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके ये बहुत एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायरी क्वेश्चन था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बच्चों आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इन सभी सवालों को बच्चों एग्जाम के लिए आप तैयार जरूर करें, और इनमें से आपको जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।